जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 134 के लिए यूनिट 3 को देखेंगे। यूनिट 2 के चैप्टर 3 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 और 2 को देख चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 1 और 2 नहीं देखे उसको जरूर देख लीजिए। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है बीपीएससी 134 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो आप आसानी तरीके से उस लिंक पर क्लिक करने के बाद सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यूनिट 3 को देखेंगे। यूनिट 3 में क्या कहा जाता है? राज्य सचिवालय संगठन एवं कार्य। राज्य सचिवालय से संबंधित भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि कहा जाता है सचिवालय का अर्थ क्या होता है, राज्य सचिवालय की स्थिति तथा भूमिका, आपके राज्य सचिवालय की भूमिका का वर्णन करना है। जैसे कि इससे पहले वाले सेशन में हम लोग क्या देखे थे, राज्यपाल की भूमिकाएं, मुख्यमंत्री की भूमिकाएं, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो आपको भी देखने को मिल सकता है ये राज्य सचिवालय के बारे में भी। तो हम लोग चलिए एक एक करके देखते हैं सचिवालय का अर्थ क्या होता है, उसके अंदर राज्य सचिवालय का की क्या भूमिका है, इसके बारे में जानेंगे। उसके देखिए आप सभी ध्यानपूर्वक यहाँ से सुनिए और समझने के प्रयास कीजिए। सचिवालय का अर्थ होता क्या है? देखिए राज्य स्तर पर सरकार के 3 अवयव यानी अंग होते हैं। जो स्टेट के स्तर पर जो है ना, और सर जो है ये 3 अंगों का होता है, 3 अवयवों का होता है। कौन कौन? जैसे पहला हो गया मंत्री, उसके दूसरा हो गया सचिव और तीसरा हो गया कार्यकारी यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं वे। मतलब 3 अंग कौन कौन से? मंत्री, सचिव और कार्यकारी अध्यक्ष। उसके बाद यद्यपि कार्यकारी अध्यक्ष को 3 नामों से भी जाना जाता है, परंतु अधिकतर उसे निदेशक कहा जाता है। यानी कार्यकारी अध्यक्ष जो है, तीसरा अंक जो है कार्यकारी यानी कार्यकारी अध्यक्ष, इसको हम लोग 3 नामों से भी जानते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा अधिकतर प्रयोग किया जाता है निदेशक। ठीक है, जो निदेशक होते हैं वे इसका नाम से जानते हैं। मंत्री और सचिव मिलकर सचिवालय का गठन करते हैं। मंत्री और सचिव जो है ऊपर के पहले अंक के दूसरे जो है पहला और दूसरा, वो दोनों मिलकर जो है सचिवालय का निर्माण करते हैं। जबकि कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यालय निदेशालय से जाना जाता है। जो तीसरा है कार्यकारी अध्यक्ष, ये निदेशालय के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, और आगे देखिए कहा जाता है शाब्दिक रूप से सचिवालय का अर्थ है सचिव का कार्यालय। सचिवालय का ही मतलब होता है ना कि सचिव का कार्यालय। जो सचिव होते हैं, सचिवों के समूह की जो एक ऑफिस होती है उसको हम लोग सचिव मतलब कार्यालय कहते हैं, सचिवालय कहते हैं। ठीक है, और इसका उद्भव जो है इस समय हुआ जब भारत में वास्तव में सचिवों द्वारा संचालित सरकार थी। और इस जो सचिवालय का स्थापना कब हुई थी, उद्भव कब हुई थी? जब जो है ना भारत में, अपना प्रदेश भारत में रियलिटी में सचिवों द्वारा जो है ना सरकार था, सचिवों के द्वारा चुना गया सरकार थी। तो उस समय जो है ना सचिवालय का निर्माण किया गया। अब ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों को सुनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो आज़ादी के पश्चात 1947 के पश्चात सत्ता के अधिकार जनता द्वारा चुने गए मंत्रियों के हाथों में आ गए। जो अधिकार जो होती है, सत्ता का अधिकार जो होती है, वो जनता के द्वारा चुने जाने का जो है अधिकार, वो मंत्रियों के हाथों में आने लगे। और तथा इस प्रकार मंत्रालय सत्ता का स्थान बन गया। ठीक है, और इस बदली हुई राजनीतिक स्थिति में सचिवालय शब्द मंत्री के कार्यालय का पर्यायची बन गया। और इस राजनीतिक सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो है सचिवालय शब्द जो है वो मंत्री के कार्यालय के एक पर्यायवाची के रूप में जाना लगा। मतलब पर्यायवाची क्या होता है? जो एक शब्दों के अनेक नामों से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, जैसे हवा को हम लोग पवन भी जानते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग जो है ना इसको सचिवालय को जो एक मंत्री के कार्यालय के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है। परंतु चूंकि सचिव मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, इसलिए उसे मंत्री के इर्द गिर्द ही रहने की आवश्यकता होती है। यह सचिव जो है मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, जो सहायता करती है मंत्री के कि कौन से पद लेनी चाहिए, क्या फैसले उठानी चाहिए, तो उसमें मदद करती है कोई भी फैसला लेने में। तो इसीलिए जो है ना मंत्री के आसपास आजू बाजू में ही उसको रहना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है वास्तव में रियलिटी में वो सचिवालय उन भवनों के समूह का नाम है जिनमें मंत्रियों का सचिवों के कार्यालय है। सचिवालय शब्द यह देखा गया है कि उन विभागों के परिसर के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके राजनीतिक अध्यक्ष मंत्री तथा प्रशासनिक अध्यक्ष सचिव होते हैं।
ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सचिवालय का अर्थ क्या होता है वो समझ चुके होंगे, इसका क्या कार्य है उसके बारे में समझ चुके हैं। और अगला हम लोग अगला बातों पे टॉपिक्स पे जाते हैं। उसमें क्या कहा जाता है, राज्य सचिवालय की स्थिति तथा भूमिका। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इसमें आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इस टाइप से पूछे जाएंगे ना राज्य सचिवालय की स्थिति या भूमिका, तो सबसे पहले सचिवालय क्या होता है, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि सचिवालय का अर्थ क्या होता है, तो उसको भी आप इसमें ऐड करना, ठीक है। थोड़ा आंसर जो है एक मॉडर्न टाइप का बनेगा, यूनिक बनेगा, ठीक है, तो उसको जरूर कीजिएगा। और इसमें देखिए क्या कहा जाता है, राज्य प्रशासन के से संबंधित प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का निम्नलिखित उदाहरण राज्य सचिवालय की स्थिति तथा भूमिका का बहुत उचित वर्णन करता है। यानी कि इसके एग्जाम्पल के माध्यम से जो है ना बताने का प्रयास कर रहा है। आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन के सर्वोच्च स्तर के रूप में मुख्यतः राज्य सरकार को नीति निर्माण तथा विधायी कार्यों के निर्वाह में सहायता करने के लिए है। और यह राज्य सचिवालय के प्रमुख कार्य जो है निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, राज्य सचिवालय जो है ना राज्य प्रशासन जो स्टेट प्रशासन है उसमें सर्वोच्च स्तर पर उच्च स्तर पर इसका जो है मुख्यता होती है, जो राज्य सरकार को नीति निर्माण तथा विधायी कार्यों को निर्माण में सहायता करने के लिए कार्य किए जाते हैं। मतलब नीति निर्माण में विधायी कार्य करने में इसकी सर्वोच्च स्थान है, मतलब सहायता करने में। इसके लिए निम्नलिखित कार्य हैं। राज्य सचिवालय के क्या क्या कार्य हैं उसको हम लोग देखते हैं। क्या कहा जाता है, मंत्रियों को नीति निर्माण और समय समय पर उनके संशोधन करने एवं उनकी विधायी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करता है। ये जो है राज्य सचिवालय का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है, जो मंत्रियों की जो नीति निर्माण होती है और इसको समय समय पर मतलब दर बदर जो है ना इसमें संशोधन की प्रक्रिया हो या उनकी जिम्मेदारी जो भी है उनको सहायता करती है। ये है राज्य सचिवालय का मुख्य कार्य। और नियम तथा विनियम का विधान का प्रारूप तैयार करना, उसी प्रकार है नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय, उनके क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण एवं परिणामों का पुनरावलोकन, उसके बजट निर्माण तथा व्यय का नियंत्रण और भारत सरकार तथा अन्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखना। और उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी के कुशल तथा सुचारू संचालन को देखना तथा कर्मिक एवं संगठनात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए उपायों की शुरुआत करना। ठीक उसी प्रकार आगे है, कहा जाता है सचिवालय पद्धति की स्थापना के पीछे प्रशासनिक दर्शन यह है कि नीति निर्माण को नीति कार्यान्वयन से अलग रखना चाहिए। यानी सचिवालय का जो था इसकी स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि नीति निर्माण जो है उसको नीति कार्यान्वयन से अलग रखना चाहिए। नीति निर्माण को नीति कार्यान्वयन से अलग रखना चाहिए, इन दोनों को डिफरेंट रखना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था अनेक लाभों का दावा किया जाता है। पहला कहता है कार्यान्वयन कार्य में ना तो उलझकर उससे मुक्त रहने की नीति निर्माण करने वाले दूरदर्शी हो जाते हैं और अलग अलग विभागों में संकीर्ण तथा अनुभागीय हितों की अपेक्षा सरकार के समग्र उद्देश्यों के बारे में सोचने में समर्थ होते हैं। उसी प्रकार कहा जाता है नीति निर्माण को पर्याप्त समय तथा ध्यान मिलता है। ठीक है, देखिए दोनों को अलग, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन को जो अलग रखा जाता है उसके बारे में कहता है नीति निर्माण को पर्याप्त समय उसके बाद ध्यान मिलता है। यदि नीति निर्माण तथा उनका क्रियान्वयन दोनों विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि नीति निर्माण एक गहन कार्य है। नीति निर्माण जो है एक गहन कार्य है जिसके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, परंतु इसे नीति क्रियान्वयन की अपेक्षा कम आवश्यक नहीं समझना चाहिए, जिसमें दैनिक प्रशासन की दिनचर्या सम्मिलित होती है। उसी प्रकार का सचिवालय मंत्री के निष्पक्ष सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और ये याद रखना चाहिए आवश्यक है कि सचिव सरकार का सचिव होता है, न कि संबंध मंत्री का। ठीक है, इससे कार्यकारी विभागों से आने वाले प्रस्तावों का निष्पक्ष परीक्षण निश्चित होता है। इस प्रस्तावों की अधिक संतुलित छानबीन संभव होती है। कहते हैं सचिवालय जो है वो मंत्री के निष्पक्ष सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, ना कि ये मंत्री के संबंध में। ठीक है, मंत्री के निष्पक्ष में ये सलाहकार के रूप में काम करते हैं, ना कि मंत्री के संबंध में। और नीति निर्माण को रोजमर्रा के प्रशासन से अलग रखना चाहिए तथा रोजमर्रा का कार्यान्वयन का एक अलग अभिकरण या एजेंसी के पास होना चाहिए, जिसके पास कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। इससे प्राधिकार का प्रयोजन सुनिश्चित होता है। आगे कहा जाता है यहाँ सचिवालय की भूमिका के मुख्य आयामों का एक विस्तार से चित्रण करना उचित होगा। यहाँ सचिवालय की जो भूमिका है उसके आयामों को हम लोग अच्छे से विस्तार से
चर्चा करना उचित होगा। इसमें से सर्वप्रथम नीति निर्माण में सचिवालय की भूमिका है। यह सरकारी नीतियों के बनाने में मंत्रियों की सहायता करता है। यह जो है सरकारी नीतियाँ जो है पॉलिसी बनाने में मंत्रियों की सहायता करता है। इसके कई पहलू हैं। पहला, सचिव मंत्री की नीति निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़े तथा सूचना प्रदान करता है। आप सभी समझ सकते हो, ठीक है। और दूसरा, कभी कभी सचिव उन कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा या सार विषय सामग्रियों के साथ प्रदान करते हैं जिसके आधार पर मंत्री सत्ता में आते हैं। और तीसरा, सचिवालय मंत्रियों को उनके विधायी कार्यों में सहायता करते हैं। विधानमंडल में मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयकों के रूप में के प्रारूप सचिवों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विधानमंडल में मंत्रियों द्वारा पेश किए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्री का आवश्यक सूचना की आवश्यकता होती है और यह सूचना सचिव द्वारा मंत्री को प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सचिव विधायी समितियों द्वारा वांछित सूचना भी इकट्ठी होती है। यह है सचिवालय की मुख्य भूमिकाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ रहे हो। और चौथा कहा जाता है सचिवालय एक संगठित स्मरण शक्ति के रूप में कार्य करता है। इसका तात्पर्य यह है कि उभरती हुई समस्याओं का परीक्षण पूर्व उदाहरणों के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। सचिवालय में रखे गए रिकॉर्ड या फाइलें संगठित स्मरण शक्ति के रूप में कार्य करती है तथा विभिन्न मामलों को निपटाने में निरंतरता तथा एकरूपता सुनिश्चित करती है। पांचवा, सचिवालय के सरकार के से दूसरी सरकार के बीच और सरकार तथा वित्त आयोग के जैसे संस्थाओं के बीच संचार का माध्यम होता है। अंत में सचिवालय नीति के क्रियान्वयन से संबंध पूरी जानकारी रखता है तथा क्षेत्रीय एजेंसियों के द्वारा नीति क्रियान्वयन का मूल्यांकन करता है। तो ये था सचिवालय, राज्य सचिवालय की जो है भूमिकाएं एवं कार्य। उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे और आसानी तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप अच्छी तरीके से लिख पाओ। सबसे पहले हम लोग क्या जाने, सचिवालय के अर्थ और सचिवालय की स्थिति तथा भूमिका के बारे में जान चुके हैं। इसके कार्य क्या है इसके बारे में जाने, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण था और इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो इसको देख लीजिएगा हो, ठीक है। और आज के सेशन में बस इतना ही रह देते हैं और बहुत ही जल्द कोशिश करते हैं नेक्स्ट यूनिट भी आ जाए। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।